रिदा मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी। कभी कोई बात मुझसे छुपाती नहीं थी। उसकी माँ सौतेली थी, इसलिए अपने दुख सुख की बातें मेरे साथ शेयर करके दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी। हमारी दोस्ती एक दो दिन की नहीं, बचपन से थी। रिदा को मुझ पर ऐसा एतमाद था कि सगी बहनों को भी शायद एक दूसरे पर ना होता। जब हमने मैट्रिक पास किया तो वालिदैन ने हमारी शादी की फिक्र शुरू कर दी। आगे पढ़ाने के हक में वो ना थे, और पढ़ाते भी कैसे, जबकि हमारे इलाके में दूर दूर तक कोई गर्ल्स कॉलेज ही ना था। मेरा रिश्ता तो बचपन से मेरे चचाजाद से तय था, लेकिन रिदा के वालिदैन को उसके लिए काफी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि कोई मौजू रिश्ता उसके खानदान में मौजूद ही ना था। काफी तगोदौ के बाद बिलाखिर एक मालदार घराने से उसका पैगाम आ गया। ये जमींदार लोग थे। लड़का इकलौता और तमाम जायदाद का वारिस था। ऐसी लड़की चाहिए थी जो खूबसूरत भी हो। गांव में उन दिनों किसी लड़की का मैट्रिक पास होना भी एजाज की बात समझी जाती थी। बस दोनों घरानों ने एक दूसरे को मौजू समझकर बात पक्की कर ली। मेरी शादी के 6 माह बाद रिदा भी ब्याह कर अपने घर चली गई। रुखसती के वक्त वो बहुत खुश थी, फूल की तरह खिली हुई और शादाब। दुल्हन बनकर 14वीं का चांद लग रही थी। मैंने उसके कान में कहा था, दूल्हा मियाँ तो देखते ही तुम पर फिदा हो जाएंगे। सुना है वो भी कम खूबसूरत नहीं। वो मुस्कुरा कर रह गई। उसकी वो मलकूती मुस्कुराहट आज भी मेरी आंखों में समाई हुई है। वलीमे वाले दिन मैं ना जा सके, क्योंकि मेरे मियाँ की तबीयत कुछ नासाज हो गई, तो मैंने जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। लेकिन फिर मैंने 15 दिन बाद दूल्हा दुल्हन की दावत का इंतजाम अपने घर पर किया। जब रिदा दावत पर अपने शौहर के हमराह आई तो मैंने महसूस किया कि वो कुछ खामोश और बुझी बुझी सी है। मुझे कुछ तशवीश हुई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लिए दिए की थी और अंदाज बड़ा नपा तुला सा था। मैं सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों है। वो तो मेरी बहुत बेतकल्लुफ सहेली थी, बात बात पर खिलखिलाने वाली और खुश मिजाज। उसका दूल्हा तो जवान और खुश शक्ल था, जमींदार घराने का खुशहाल शख्स था। फिर भला ऐसी कौन सी बात थी जो रिदा के इस रवैये का मौजिब बनी थी। रिदा की मुरझाई हुई सूरत देखकर एक बेनाम सा जख्म मेरे दिल पर लगा था। उस वक्त तो उसे कोई सवाल नहीं किया। अलबत्ता चंद रोज बाद उसके घर मिलने चली गई। इत्तेफाक से उसका शौहर घर पर ना था। वो मुझे अपने कमरे में ले गई, जो अभी तक सजा हुआ था और कागजी फूलों से मुज़य्यन था। कुछ खातिर तवाज़ो और रस्मी बातों के बाद मैंने उससे पूछ ही लिया, रिदा, क्या बात है? आखिर क्यों इतनी खामोश नजर आती हो? क्या ससुराल में कोई दुख मिला है? बोली, कोई दुख नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। देखो, मैं तुम्हारी बचपन की साथी हूं और तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। पहले मुझसे कोई बात नहीं छुपाती थी, अब भी मत छुपाओ। कहने लगी, अब किसी और का राज भी मेरे राज में शामिल है, और ये ऐसी अमानत है जिसमें खयानत नहीं कर सकती। राज बताकर खयानत ही तो करूंगी, और ऐसा मैं कयामत तक नहीं कर सकती। ऐसा मत सोचो रिदा, मैं और तुम अब भी एक हैं। जैसे हम पहले एक दूसरे के राजों के अमीन थे, अब भी रहेंगे। ये अहद जिंदगी के आखिरी सांसों तक बाकी रहेगा। खुदारा मुझे और अजियत में ना रखो। गर्ज बड़ी जदोजहद के बाद मैंने उसे कायल कर ही लिया और वो राज बताने पर आमादा हो गई। उसने कहा, तुम तो जानती हो ना, मैं फराज से शादी पर कितनी खुश थी। मेरे दिल की स्लेट खाली थी, उस पर पहला नाम उसका लिखा गया। लेकिन मैं कम नसीब थी कि वो मुझे मुकम्मल इंसान के तौर पर नहीं मिला। क्या मतलब?
मैं समझी नहीं। यूं समझ लो कि उसे शादी से कुछ गर्ज ना थी, लेकिन माँ बाप को हकीकत का इल्म नहीं था। मेरे ससुर साहब अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाना चाहते थे। हर बाप की तरह उन्हें भी अपने इकलौते फर्जंद की खुशी देखने की चाह थी। वो अपनी जमीन और जायदाद का वारिस चाहते थे। रोज रोज के इसरार से फराज परेशान थे, लेकिन तबन इस कदर शर्मीले थे कि वालिद को बता ना सके कि शादी करने से किसी लड़की की जिंदगी तबाह हो जाएगी। यहां तक कि बिलाखिर वालिदैन जीत गए और बेटे को शादी के लिए मजबूर कर दिया। फराज मारे बांधे दूल्हा तो बन गए, लेकिन उन्होंने पहले ही दिन सारी बात खुलकर मुझे बता दी। कहा कि मैंने सोचा था कि एक बार वालिदैन मेरे सेहरे की खुशियां देख ले, फिर मैं कुछ दिन बाद तुमसे झगड़ा करके तुम्हें आजाद कर दूंगा। तुम जहां चाहो अपने वालिदैन की मर्जी से शादी कर लेना। उन्होंने ये बात रोककर इतनी बेबसी से कहा कि मेरा दिल कांप गया। मैंने तलाक लेने से साफ इनकार कर दिया कि बदनामी का ये दाग अपने दामन पर न लगने दूंगी। मेरी किस्मत में जो लिखा था वो मुझे मिल गया। वो मुझे पहले ही रोज से अच्छे लगे कि उनकी सूरत और उनकी बातों ने मेरे दिल में घर कर लिया। सोचा कि अब जिंदगी उन्हीं के साथ गुजार दूंगी। शायद कि कुदरत को मेरा इम्तिहान मकसूद है। खुद को इबादत में गुम करके जीवन गुजार दूंगी। मेरा रब यही चाहता है कि उससे नजदीक हो जाऊं और दुनियावी रिश्तों को सानवी समझ लूं। मालूम नहीं मेरी सोच सही थी या गलत, मगर दिल के बहलाने को कोई ना कोई तावील दरकार होती है। सो मैंने भी इसी तरह की तावीलों में पनाह ले ली। अब मैं उदास और परेशान नहीं हूं और किसी किस्म के दुख का एहसास मेरे दिल में नहीं। रिदा ने बड़े हौसले से अपना राज मेरे दिल के दामन में डालकर कहा कि एक बार और इस वादे को दोहरा दो कि मेरी जिंदगी तक कम से कम तुम इस राज को अपने दिल में ही रखोगी, कभी किसी के सामने अफशा ना करोगी। मैंने उसे वादा कर लिया। वो मुतमईन तो पहले ही थी, मजीद मुतमईन हो गई। दूसरी बार मिली तो बोली कि सोनिया, फराज बहुत अच्छे इंसान हैं। वो मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं और मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई है। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन एक बात का वादा उन्होंने मुझसे लिया है कि हमेशा उनके राज को राज रखूंगी और कभी उनके खानदान के लिए रुसवाई का सबब नहीं बनूंगी। उनमें खूबियां बहुत सी हैं और जो कमी है वो कुदरत की जानिब से है। उसका कोई मदावा उनके इख्तियार में नहीं है। मैं उसकी बात समझ गई थी। अपनी सहेली का हौसला देखकर मैं दंग रह गई, लेकिन उसने मुझे इन अल्फाज में तसल्ली दी कि सोनिया, जिसे तुम इतना बड़ा इशू समझ रही हो, मेरे नजदीक वो कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर इंसान चाहे तो हर तरह से जिंदगी गुजर सकती है। दरअसल कुछ लोग बने ही कुर्बानी के लिए होते हैं, तभी उनके कदमों में जिंदगी बसर करने का अहद कर लिया है। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान थी। मैंने पूछा, क्या तुमने भी कोई अहद फराज से लिया है? हाँ, मैंने उनसे ये कहा है कि उम्र भर के लिए ये वादा कीजिए कि आप कभी इशा के बाद घर से बाहर नहीं रहेंगे, वरना मुझे तन्हाई का एहसास होगा।